हेलो बच्चों, आज हम एनटीए मॉक टेस्ट 14 में बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा आप जानते ही होंगे कि एनटीए के जो मॉक टेस्ट बेटा अपलोड हो रहे हैं उनके जो सोल्यूशन है वो लगातार मैं अपलोड कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में जो एनटीए का मॉक टेस्ट नंबर 14 है उसके बायो के 90 क्वेश्चन यहाँ पर हम बेटा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनटीए मॉक टेस्ट 14 का पहला क्वेश्चन है, इन मेज पॉलिनेशन इज। बेटा मेज की अगर हम बात करें तो मेज पोएसी फैमिली का मेंबर है और पोएसी फैमिली के जो मेंबर होते बेटा इसे ग्रास फैमिली कहा जाता है और ग्रासेस में विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, यानी एनिमोफिलस कंडीशन प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी ने एनिमोफिलस तो नहीं लिखा लेकिन विंड के द्वारा जरूर लिखा हुआ है। तो विंड से होने वाला पॉलिनेशन एनिमोफिलस कहलाता है, बर्ड से होने वाला पॉलिनेशन ऑर्निथोफिलस कहलाता है, स्नेल से होने वाला पॉलिनेशन मलैकोफिलस कहलाता है और एंट से होने वाला पॉलिनेशन एंटोमोफिलस या फिर मायरेमिकोफिलस कहा जाता है। वैसे इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन को एंटोमोफिलस कहते हैं और एंट एक इंसेक्ट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज यूज्ड कैन आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्टडी। तो बेटा एनसीईआरटी ने लिखा कि कंडोम एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो प्रेगनेंसी को तो रोकता ही है, साथ ही ये यूजर को प्रोटेक्ट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के इन्फेक्शन से भी। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज वन विद पोलैरिटी। बेटा अगर हम ट्रांसक्रिप्शन में बात करें तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है बेटा उसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है और जो 5 से 3 प्राइम वाला होता है बेटा 5 से 3 वाले को कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि 5 से 3 वाले को कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है और 3 से 5 वाले को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। पहला फंजाई, काइटिन एकदम सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड होता है। बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसैकेराइड आपको बताया गया, लाइपोपॉलीसैकेराइड एलपीएस। तो बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो लाइपोपॉलीसैकेराइड की कोटिंग पाई जाती है और एंडोडर्मिस पे सुब्रिन का डिपोजिशन हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी रॉन्गली मैच नहीं है, लेकिन एनटीए ने सी ऑप्शन दिया है। जबकि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसैकेराइड की एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है सेल वॉल में। क्वेश्चन नंबर 5, ए प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल। बेटा प्रोटोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी प्लांट सेल अगर बिना सेल वॉल के है तो उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यानी अगर हम ऐसे लिखें कि प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। यानी ए प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज नेम्ड एज प्रोटोप्लास्ट। ये ध्यान दीजिएगा, नॉट प्रोटोप्लाज्म, that is protoplast. Which of the following statement is correct about competitive inhibitor? इसमें आपसे पूछा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए कौन सा करेक्ट है। तो पहला आपसे दिया गया है द इनहिबिटर डज नॉट रिजेंबल द सबस्ट्रेट। ये गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ पर इनहिबिटर सबस्ट्रेट से रिजेंबलेंस शो करता है। द इनहिबिटर कॉम्पीट विद सबस्ट्रेट फॉर द एलोस्टेरिक साइट, ये गलत है बेटा। जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट से एक्टिव साइट के लिए कॉम्पीट करता है, एलोस्टेरिक नहीं, एक्टिव साइट के लिए कॉम्पीट करता है। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक हाइड्रोजिनेज बाय मैलोनेट विद क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ इट, ये भी गलत है। यहाँ पर सक्सिनेट हाइड्रोजिनेज लिखा जबकि होना चाहिए था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। थोड़ा सा ध्यान आप नहीं देंगे ना तो आपको सही लगेगा। दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड इन कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन, ये सही एनसीईआरटी ने बेटा दिया है तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, the deficiencies of micronutrient not only affect the growth of plant but also vital functions such as photosynthetic and mitochondrial electron flow. Among the list given below, which group of three elements shall affect most
बोथ फोटोसिंथेटिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो बेटा फोटोसिंथेटिक और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा कॉपर, मैग्नीज और आयरन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैरियर प्रोटीन होती है बेटा वो मेनली कॉपर और आयरन से बनी होती हैं। ए थिन मस्कुलर वॉल इन द हार्ट इज सीन। अगर हम बेटा थिन मस्कुलर वॉल की बात करते हैं तो जो इंटर एट्रियल सेप्टम है ये थिन होता है और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है बेटा ये थिक होता है। एनसीईआरटी ने आपको दिया। तो इंटर एट्रियल सेप्टम, दो एट्रिया के बीच जो वॉल है वो थिन है और जो दो वेंट्रिकल के बीच की वॉल है वो थिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस आर यूजफुल इन। बेटा जो साइकस की कोलोरॉइड रूट होती हैं उनमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं और साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टू बी एवोल्यूशन ऑफ सक्सेसफुल ए म्यूटेशन मस्ट अकर इन। बेटा अगर कोई एवोल्यूशन सक्सेसफुल होना चाहता है तो जो म्यूटेशन हो वो कहाँ पर हो, जर्म प्लाज्म डीएनए में हो, क्योंकि जर्म प्लाज्म डीएनए ही अगली जनरेशन में जाता है और अगली जनरेशन में जब जाएगा वो चेंज होगा तभी इवोल्यूशन होगा, क्योंकि इवोल्यूशन में सबसे जरूरी चीज है वेरिएशन का आना और वेरिएशन तभी आएगी जब म्यूटेशन जर्म प्लाज्म डीएनए में हो। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब पहला आपको दिया गया सेरी कल्चर। बेटा सेरी कल्चर सिल्क मॉस से रिलेटेड है, एकदम सही है। एक्वा कल्चर फिश से रिलेटेड है, ये भी सही है। एपी कल्चर हनी बी से रिलेटेड है, ये भी सही है। पिसी कल्चर की बेटा बात करें तो पिसी कल्चर लिखा है बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई बेटा एक्चुअली सिल्क वर्म को, सिल्क मॉथ को ही कहा जाता है। तो पिसी कल्चर बॉम्बिक्स मोराई से रिलेटेड नहीं बेटा, पिसी कल्चर रिलेटेड है रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश, मोलस्क, क्रस्टेशियन, इनसे रिलेटेड है। तो डी यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन दिया गया ये इनकरेक्ट होगा। बाकी करेक्ट इस समय देखिए ये एनसीईआरटी में नहीं दिए गए बेटा, लेकिन जो आपको मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ 12 बजे जो हमारा लाइव सेशन होता है उसमें देखिए एनसीईआरटी के बाहर की ब्रांचेस मैंने आपको कराई और ये सब मैंने आपको वहां पर कराए हैं। येलोइंग ऑफ टी लीफ इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। बेटा जो पत्तियां होती हैं उनके पीले पड़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें सल्फर आंसर हो जाएगा। वैसे ये जो बेटा येलोइस होती है, येलोइंग ऑफ लीफ है ना, येलोइंग ऑफ लीफ इसे क्लोरोसिस कहते हैं ना, क्लोरोसिस। और क्लोरोसिस के कारण एनसीईआरटी ने क्या दिए हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया। इनमें से अगर किसी एलिमेंट की कमी हो जाए तो येलोइंग हो जाती है लीफ में। तो अब यहाँ पर देखिए सल्फर आपको मिल गया, बाकी जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो इस लिस्ट से मैच नहीं कर रहे हैं, तो सल्फर आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी ने आपको दिया है। इन मियोसिस डिवीजन इज, मियोसिस में बेटा आप जानते हैं दो डिवीजन होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जो मियोसिस 1 होता है वो रिडक्शनल होता है और जो 2 होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। मियोसिस 2 माइटोसिस के इक्विवेलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू ए नर्व फाइबर द इनर मेम्ब्रेन चार्ज ऑफ द न्यूरिलेमा विल बी। बेटा न्यूरिलेमा एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन उससे न्यूरिलेमा कहते हैं। जो ट्रांसमिशन होता है तो सबसे पहले इनर साइड में निगेटिव चार्ज होता है, उसके बाद पॉजिटिव हो जाता है और अगेन निगेटिव हो जाता है। ये बायोनीट में डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखा, लेकिन एनसीईआरटी अगर सही से आप पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर कर पाएंगे। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द कैटलिस्ट मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। बेटा मैलिक डिहाइड्रोजिनेज की अगर हम बात करते हैं तो मैलिक डिहाइड्रोजिनेज से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मैलिक एसिड से, मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के मदद के द्वारा। यानी मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, मैलिक एसिड सबस्ट्रेट है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। ये एक रिएक्शन की बेटा बात करें तो क्रेब्स साइकिल में सबसे लास्ट रिएक्शन होती है ये। क्वेश्चन नंबर 16, इन इंडिया फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट। इंडिया में बेटा फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया, अगर हम पुराने डेटा को देखें बेटा एनसीईआरटी ने पहले लिखा था 19.4% हिस्से पे इंडिया में
जंगल है, लेकिन अब एनसीईआरटी ने इसको चेंज किया है और अब 21.54% कर दिया। क्रैश कोर्स में मैंने ये बताया था एनसीईआरटी ने ये करेक्शन किया है, तो अब यहाँ पर 19.4 से करेक्ट करके इसको 21.54 किया है। तो अब इसके हिसाब से आंसर देखिए मैच क्या करेगा, लगभग 22% यहाँ पर अबाउट दिया गया, तो अबाउट आप लगभग इसको 22 मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा क्या दिया गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स। बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिनियस ने दिया था, जिसका मतलब होता है कि एक साइंटिफिक नेम में एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जैसे मैंगो में मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका एक साइंटिफिक नेम है जिसमें मैंजीफेरा जेनेरिक नेम है और जो इंडिका है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। प्लांट ग्रोविंग इन सैडी रीजन आर कॉल्ड, ये भी बेटा एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है। सैडी रीजन छाया में उगने वाले प्लांट को सियोफाइट कहा जाता है। इसके अलावा जो प्लांट धूप में ग्रो करते हैं सन लविंग प्लांट, उन्हें हीलियोफाइट के नाम से जाना जाता है। जो प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें एपीफाइट कहते हैं और जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं उन्हें जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, लिपेज लूप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बेटा लिपेज लूप की अगर हम बात करें तो ये एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केप्ट अंदर, ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बेटा, अब देखिए यहाँ पर यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट नहीं लिखा है, तो अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ज्यादातर मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखे गए। ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा और मोनेरा किंगडम के अंदर प्लेस किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सेला टर्सिका एज ए। अब बेटा सेला टर्सिका की अगर हम बात करें तो ये एक डिप्रेशन गड्ढा है हमारे स्कल में जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिस गड्ढे के अंदर पाया था उसी को सेला टर्सिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ए लार्ज परसिस्टेंट कॉटलेडन इन द एम्ब्रियो ऑफ द व्हीट ग्रेन। बेटा व्हीट ग्रास है और ग्रास में जो कॉटलेडन होता है उसे स्कुटिलम के नाम से जाना जाता है ना। जो मोनोकॉट या ग्रासेस होती हैं, व्हीट एक ग्रास है तो इसमें जो कॉटलेडन होता है वो सिंगल होता है, क्योंकि मोनोकॉट में सिंगल कॉटलेडन, इसे स्कुटिलम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस। अब बेटा हेटेरोस्पोरस की बात करें तो यहाँ पर साल्विनिया हेटेरोस्पोरस है। इसके अलावा अगर आप याद करना चाहें एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल और दिया गया सिलजनैला, सिलजनैला साल्विनिया मार्सिलिया, सिलजनैला साल्विनिया मार्सिलिया और एजोला ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल है। बाकी ट्रायोप्टेरिस, एडियंटम, एक्विसिटम ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रिजर्विंग जर्म प्लाज्म इन फ्रोजन स्टेट। अगर जर्म प्लाज्म को हम फ्रीज करते हैं तो इस टेक्निक को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है, जो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग टीसीए साइकिल। अब ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया बेटा। पहला जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड टीसीए साइकिल में बनता है दैट इज द अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड एक 5 कार्बन का कंपाउंड है जो दूसरा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दूसरा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। बेटा इस टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट होता है वो सिट्रिक एसिड होता है, और सिट्रिक एसिड में बेटा 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं यहाँ पर। तो 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए इसी 3 कार्बोक्सिल ग्रुप के आधार पे सिट्रिक एसिड एक 3 कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए साइकिल का नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। अब सिट्रिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन के बाद एक CO2 निकल जाता है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है। इसमें बेटा 2 कार्बोक्सिल ग्रुप बचते हैं, तो इसीलिए इसका नाम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 26, विडॉल टेस्ट इज यूज फॉर द ससेप्टिबिलिटी ऑफ। बेटा विडॉल टेस्ट बहुत पूछा था, टाइफाइड का पता लगाने के लिए विडॉल टेस्ट का यूज किया जाता है।
फ्लोरल फीचर आर चीफली यूज्ड इन एंजियोस्पर्म आइडेंटिफिकेशन बिकॉज, बेटा फ्लोरल फीचर का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो फ्लावर हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं बेटा दीज आर मोर स्टेबल एंड कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है सीधे, लेकिन मैंने आपको जरूर पढ़ाया है इंस्पेक्शन में भी, और बायोनिट में क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following compound is used in visualization of DNA fragment in gel electrophoresis? बेटा डीएनए को स्टेन करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड नाम के स्टेन का यूज किया जाता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प इन प्रिवेंटिंग लीकेज ऑफ सब्सटेंसेज इज कॉल्ड। बेटा लीकेज को कौन रोकता है? टाइट जंक्शन लीकेज को रोकने का काम करता है। जो एडहरिंग जंक्शन होता है ये सेल को आपस में चिपका के रखता है। जो गैप जंक्शन होता है इसके द्वारा सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है, और टाइट जंक्शन लीकेज को रोकता है। ऐसे जंक्शन हमारी स्किन में पाए जाते हैं, और इसीलिए हमारी स्किन से कोई भी सब्सटेंस लीक करके बाहर नहीं आ पाता है। Bacillus thuringiensis BT strain have been used for डिजाइनिंग ए नॉवेल। बेटा बीटी की अगर हम बात करें तो बीटी को यूज करके बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट बनाए जाते हैं, जैसे इसका यूज करके बीटी कॉटन को बनाया गया है। तो बीटी कॉटन एक इंसेक्टिसाइडल प्लांट है, मतलब बीटी कॉटन के ऊपर अगर कोई इंसेक्ट अटैक करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर की बेटा बात करें तो जो स्टोन फ्लाई होती है ये अपने लार्वा फ्रेश वाटर में देती है। अगर वाटर पोल्यूटेड होगा तो वहां पर स्टोन फ्लाई अपने लार्वा नहीं देगी। तो इसका मतलब पोल्यूटेड वाटर में स्टोन फ्लाई के लार्वा आपको नहीं मिलेंगे, और ये एक इंडिकेटर है पोल्यूटेड वाटर के लिए। एनटीए ने हाइड्रिला ऑप्शन दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया उसको, जो कि गलत है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि पोल्यूटेड वाटर में स्टोन फ्लाई के लार्वा नहीं पाए जाएंगे। Question number 32. Observe the following figure and identify the P, Q, R and S. अब बेटा पहले ये दो फिगर जो आपको दिए गए ये मार्केंशिया के फिगर दिए गए। अब मार्केंशिया में पहला जो फिगर है फीमेल थैलस का है, और दूसरा मेल थैलस का फिगर है। साथ ही ये जो फिगर आपको दिया गया ये फ्यूनेरिया का फिगर आपको दिया गया है। तो अब यहाँ पर बेटा अगर हम बात करते हैं पी के बारे में, तो जो पी आपको दिखाया गया है ये आर्चिगोनियोफोर को रिप्रेजेंट कर रहा, तो या तो आंसर ए होगा या डी होगा। ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो जाते हैं। अब अगर हम क्यू की बात करें बेटा तो क्यू जेमा कप है, दोनों में दिया गया है। आर की बात करें बेटा तो आर एंथ्रीडियोफोर है, एंथ्रीडियोफोर भी दोनों में दिया गया है। अब अगर हम एस की बेटा बात करते हैं तो एस यहाँ पर सीटा लिखा हुआ और यहाँ पर कैप्सूल दिया गया, तो एस कैप्सूल हो जाएगा, नहीं आपका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और ये एनसीईआरटी के फिगर है बेटा ब्रायोफाइट के। क्वेश्चन नंबर 33, इन डाइकॉट स्टेम द जाइलम इज। बेटा स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम कोई भी हो, डाइकॉट हो मोनोकॉट हो, एंडार्च जाइलम पाया जाता है। रूट की अगर हम बात करते हैं तो रूट में एग्जार्च कंडीशन पाई जाती है। दो बातें बस ध्यान रखिएगा, रूट में एग्जार्च और स्टेम में एंडार्च कंडीशन प्रेजेंट होती है। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी द साइज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर दैट कैन कॉज हार्म टू ह्यूमन। सीपीसीबी के अनुसार जिन पार्टिकल का साइज 2.5 माइक्रोमीटर या कम होता है वो लंग को डैमेज करते हैं, वो ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 35, द माइक्रोबियल सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड। बेटा सिट्रिक एसिड को एस्परजिलस नाइगर से ऑब्टेन किया जाता है। अब बेटा एसिटोबैक्टर एसिटी की बात करें तो इससे एसिटिक एसिड को ऑब्टेन किया जाता है। इसी तरह क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम की बात करें तो इससे ब्यूटायरिक एसिड को ऑब्टेन किया जाता है। लैक्टोबैसिलस की बात करें तो इससे लैक्टिक एसिड को ऑब्टेन किया जाता है। तो ये सब एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 36, विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। बेटा यूरिक एसिड क्रिस्टल का जो डिपोजिशन होता है एक आउट होता है जिसे कॉमनली गठिया के नाम से जाना जाता है। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटलिडन। बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस में कॉटलिडन के ऊपर का जो लेवल होता है उसे एपिकॉटिल कहते हैं, और नीचे के लेवल को हाइपोकॉटिल कहा था। देखिए नाम से ही पता चला, हाइपो मतलब नीचे और एपी का मतलब ऊपर। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हार्मोन
are the example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to receptor inside. तो बेटा इनसाइड कह रहा तो इसका मतलब है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर की बात बेटा कर रहा है कि हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जा रहा है। तो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर बेटा कहाँ पाए जाते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन और आइडोथायरोनिन में। अब आप देखिए इंसुलिन ग्लूकागॉन दोनों प्रोटीन हार्मोन, तो इनके रिसेप्टर तो सेल मेम्ब्रेन पे होंगे यानी मेम्ब्रेन बाउंड। थायरॉक्सिन की बात करें तो इसका रिसेप्टर तो इंट्रासेलुलर, लेकिन इंसुलिन का रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे होगा। सोमैटोस्टेटिन और ऑक्सीटोसिन टोसिन दोनों प्रोटीन हार्मोन, तो इनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे होंगे। कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन ये स्टेरॉयड हार्मोन, तो इनके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होंगे दोनों के। तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल आर प्रेजेंट इन। एनसीईआरटी ने सीधे आपको बताया कि एरियोलर टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्लीट द इक्वेशन। न्यूक्लिक एसिड के ऊपर यहाँ न्यूक्लियेजेस दिखाए गए जो इसे न्यूक्लियोटाइड में चेंज करता है, और न्यूक्लियोटाइड किस में चेंज होगा बेटा आगे चल के? न्यूक्लियोसाइड में चेंज हो जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे टिक करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 41, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द C4 प्लांट डू नॉट हैव रूबिस्को। ये तो गलत है बेटा। प्लांट कोई भी हो, C3 हो, C4 हो, कैम हो, सभी में रूबिस्को पाया जाएगा। कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP लीड टू फॉर्मेशन ऑफ PGA एंड फास्फोग्लाइकोलेट। अब ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। अगर RUBP का कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है, तो PGA के दो मॉलिक्यूल बनेंगे, फास्फोग्लाइकोलेट नहीं बनेगा बेटा। RUBP का अगर यहाँ पर ऑक्सीजनेशन होगा, जब RUBP का ऑक्सीजनेशन होगा तब PGA और फास्फोग्लाइकोलेट बनेंगे, लेकिन कार्बोक्सिलेशन से केवल PGA बनेगा। कार्बोक्सिलेशन ऑफ फास्फोइनाल पायरुवेट यानी पेप रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन C4 प्लांट, है ना। तो ऑक्सैलिक एसिड भी बेटा नहीं बनता, एक्चुअली बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। एनसीईआरटी ने ऑक्सैलिक एसिड लिखा तो ये भी गलत है। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 प्लांट अकर इन मीजोफिल सेल। बेटा डी कार्बोक्सिलेशन होता है बंडल सीथ के अंदर, तो चारों गलत हैं। एनसीईआरटी ने यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया, यहाँ पर लिखना चाहिए था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड लिख गया। एनटीए ने यही सही आंसर बताया है सी वाले को, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जब आप अगर टेस्ट देते हैं तो आप फीडबैक वहां पर दे सकते हैं, ठीक है। एक आई करके वहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आई लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर फीडबैक आप सेंड कर सकते हैं कि इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऐसे दो क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं आपको जिनका कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, और एक क्वेश्चन का आंसर, दो क्वेश्चन के आंसर उन्होंने गलत दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following pair of structure are correctly matched with their description? चलिए देखते हैं। टिबिया एंड फिबुला बोथ फॉर्म पार्ट ऑफ एस्टाबुलम कैविटी। बेटा एस्टाबुलम कैविटी का फॉर्मेशन अगर हम बात करते हैं तो एस्टाबुलम जो कैविटी होती है बेटा, उसका फॉर्मेशन इलियम, इशियम और प्यूबिस के द्वारा किया जाता, तो ये गलत हो गया। कार्टिलेज एंड कॉर्निया, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेटरी नीड एंड इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल। तो बेटा कार्टिलेज और कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल पाई ही नहीं जाती हैं, ठीक है। कार्टिलेज और कॉर्निया में कोई ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती है। शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट, ये सही स्टेटमेंट है। प्री मोलर एंड मोलर 20 इन ऑल एंड 3 रूटेड। बेटा प्री मोलर एंड मोलर की बात करें तो प्री मोलर हमारे पास होते हैं 8 और मोलर होते हैं 12, और इसमें लिखा है कि 20 इन ऑल एंड 3 रूटेड। तो बेटा 20 इन ऑल ये भी गलत है, 20 ह्यूमन में तो है, लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में तो प्रीमोलर पाई ही नहीं जाते और सब में 3 रूट नहीं पाई जाती हैं, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 43, फर्टिलाइजेशन इज डिपिक्टेड बाय द कंडीशन। बेटा फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में जो गैमीट होते हैं बेटा, वो गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जाइगोट बनता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड। तो यानी फर्टिलाइजेशन में हैप्लॉइड से डिप्लॉइड कंडीशन आती है। क्वेश्चन नंबर 44, in the given figure of the heart which of the mark structure carry oxygenated blood? 1 2 3 4 5 पार्ट आपको दिखाए गए, 1 2 3
1 2 3 4 एंड ये 5 पार्ट आपको दिखाया गया है। तो अब यहाँ पर बेटा अगर हम बात करते हैं, देखिए एरो से आप चीजों को पहचान सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप ये देख लीजिए यहाँ पर कि 1 2 3 4 जो आपको दिखाए गए हैं, इनमें से जो आपको, अगर आप देखें टू में, तो टू में ब्लड आ रहा है बेटा, ये जो ब्लड आ रहा है ये देखिए हार्ट का राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 3 से जो ब्लड है ये जा रहा है कहाँ पर, 5 में जा रहा है। और इधर 1 को देखिए, 1 में जो ब्लड आ रहा है ना। और 1 के बाद जो ब्लड है ये यहाँ से कहाँ आ रहा है, 4 में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेटा हार्ट के राइट साइड में, हमारे हार्ट के राइट साइड में जो होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, इधर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आप देखिए 1 से जो ब्लड आ रहा है 4 में, आपको जो दिखाई गया 1 से 4 में ब्लड आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 4 चैम्बर लेफ्ट में है तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और जो 4 से बेटा ब्लड आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए 1 में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, 4 में हो जाएगा। और 4 से यहाँ पर ब्लड जाता हुआ आपको दिखाया गया है। तो इसका मतलब 1 और 4 में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बाकी 2 3 और 5 की बात करें तो इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये बढ़िया सवाल एनटीए ने बनाया है, सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की वही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा है, काफी बड़ा सवाल है। द वेक्टर मस्ट आल्सो हैव वन यूनिक रिकॉग्निशन साइट। करें वेक्टर में एक कम से कम रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए टू इनेबल फॉरेन डीएनए टू बी इंसर्टेड इनटू वेक्टर ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ एन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। Most of the commonly used vector contain unique recognition site for several restriction enzyme in a small region of DNA, which is referred to as a polylinker or multiple cloning site, MCS। तो MCS प्रोवाइड करें, MCS क्या प्रोवाइड करता है बेटा, आप देखिए जो अगर कई सारी क्लोनिंग साइट होंगी तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की चॉइस करना आसान हो जाएगा। आप अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड आउट रॉन्ग पेयर विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसाइट। अब बेटा फ्रूट फ्लाई की बात करें तो इसके मियोसाइट में 8, मियोसाइट का मतलब है गैमीट मदर सेल डिप्लॉयड होती है, तो 8 क्रोमोसोम होते हैं। एप्पल की बेटा अगर हम बात करते हैं तो एप्पल में लिखा है 34, जो कि गलत है क्योंकि एप्पल में 2n होता है, 34 36 दिया गया है। राइस में 24 सही, हाउस फ्लाई में 12 सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है बेटा, यहाँ पर एप्पल इनकरेक्ट आपको दिया गया है। द परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज फॉर। बेटा एमनियोसेंटेसिस टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो एमनियोसेंटेसिस का करें परमिसिबल यूज क्या है। तो एमनियोसेंटेसिस का परमिसिबल यूज ये है, देखिए यहाँ पर लिखा है डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ अनबॉर्न फीटस, ये परमिसिबल नहीं है, ये इलीगल है। इसका यूज क्यों करते हैं, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। जो जेनेटिक डिजीजेस होती है बेटा, जेनेटिक डिजीज का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का यूज किया जाता है, ये लीगल है। लेकिन अगर किसी अनबॉर्न बच्चे का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है एमनियोसेंटेसिस से, दैट इज इलीगल। 48, ए टैक्सॉन इज। टैक्सॉन की बेटा बात करें तो टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन इज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, कोई भी रैंक का हो सकता है टैक्सोनॉमिक ग्रुप, चाहे वो डिवीजन हो, क्लास हो, फाइलम हो, किंगडम हो, कोई भी ग्रुप टैक्सॉन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49, इफ द वेवलेंथ ऑफ अबव 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल फॉर एक्साइटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी। बेटा देखिए समझिए इस बात को, अगर 680 नैनोमीटर वेवलेंथ से ज्यादा की लाइट अवेलेबल होगी तो केवल PS1 एक्टिवेट होगा, PS2 एक्टिवेट ही नहीं होगा। क्योंकि PS2 के लिए जो रिएक्शन सेंटर होता है बेटा वो होता है P680 और PS1 के लिए होता है P700। तो अगर 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट देंगे तो PS2 एक्टिवेट ही नहीं होगा, केवल PS1 एक्टिवेट होगा। और PS1 एक्टिवेट होगा तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा, तो केवल ATP बनेगा, NADPH का फॉर्मेशन भी नहीं होगा और ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एवोल्यूशन PS2 से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 50, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर प्रिस्क्राइब्ड इन फीमेल टू चेक। चेक का मतलब रोकना। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक गोलियां
ओवलेशन और इम्प्लांटेशन को रोकती है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था दोनों ऑप्शन जब दिए जाएंगे तो ओवलेशन को आप प्रिफर करोगे। ठीक है, दोनों को रोकती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, लेकिन आप ओवलेशन को प्रिफर करोगे। इन द क्लोएका ऑफ फ्रॉग इज ए कॉमन चैम्बर फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल। एम्फीबियन में टॉपिक आपको दिया गया एनिमल किंगडम में कि एम्फीबियन में जो क्लोएका है यहाँ पर 3 चैम्बर ओपन करते हैं, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मैंने कोड बताया था अर्ज, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 C3 प्लांट शोज सैचुरेशन। बेटा C3 प्लांट के लिए जो सैचुरेशन होता है वो 450 माइक्रोलीटर पर लीटर आता है, लेकिन अगर C4 प्लांट की बात करें तो उनका सैचुरेशन 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पे मिलता है। दोनों डेटा एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग इन ह्यूमन इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। बेटा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रिजेक्शन को करती हैं CMI, सेल मेडिएटेड लिम्फोस सॉरी बेटा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI, और इसको रोकने के लिए साइक्लोस्पोरिन का यूज किया जाता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम का फंगस इसे प्रोड्यूस करता है, साइक्लोस्पोरिन को, और एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग, फॉर ए सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई W इज इक्वल टू साई S, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल इज अफेक्टेड बाय सॉल्यूट पोटेंशियल ओनली, गलत है बेटा, केवल लिखा है, केवल सॉल्यूट पोटेंशियल से अफेक्ट होता नहीं बेटा, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल दोनों से अफेक्ट होता है। प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव इन जाइलम ड्यूरिंग डे। बेटा प्रेशर पोटेंशियल जाइलम में निगेटिव होता है, यूजुअली पॉजिटिव होता है, लेकिन जाइलम में जब वाटर का ट्रांसपोर्ट होता तब निगेटिव हो जाता, तो ये भी गलत है। तो अब आपसे कहा है कि यहाँ पर करेक्ट कौन है बेटा, तो केवल यहाँ पर 1 करेक्ट है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट कैन बी फॉर्म्ड बाय द F1 प्रोजेनी रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉस। तो बेटा यहाँ पर आपको जो इंडिविजुअल दिए गए हैं बेटा, अब इनको आप देखिए, अगर इन दोनों का आप क्रॉस कराओगे तो इन दोनों के क्रॉस कराने से आपको क्या मिलेगा, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b एंड कैपिटल C स्मॉल c, ये प्रोजेनी यहाँ पर बनेगा। अब बेटा कह रहे हैं इससे कितनी तरह के गैमीट बनाओगे, तो गैमीट बनाने का तरीका मैंने बताया था कि अगर हेट्रोजाइगस तो उसके नीचे 2 लिखो, होमोजाइगस है तो 1 लिखो। अब यहाँ पर तीनों हेट्रोजाइगस हैं तो तीनों के नीचे 2 लिख के और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। मान लीजिए आपसे एग्जाम पूछा है कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B कितने गैमीट बनाएगा, बताओ जरा कितने गैमीट बनाएगा, 2 गैमीट बनेंगे। ये हेट्रोजाइगस तो 2 लिखोगे, होमोजाइगस के नीचे 1 लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 2 गैमीट बन जाएंगे। अगर आपसे पूछे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C स्मॉल c से कितने गैमीट बनेंगे बताओ, 2 गैमीट यहाँ भी बनेंगे। ये होमोजाइगस 1, हेट्रोजाइगस 2, मल्टीप्लाई कर दो, 2 गैमीट बन गए। तो ये रटना नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। पहला है प्लाज्मिड, स्मॉल पीस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया, एकदम सही है। इंटरफेरॉन एन एंजाइम दैट इंटरफियर विद डीएनए रेप्लिकेशन, गलत है बेटा। इंटरफेरॉन ये एंटीवायरल प्रोटीन है, एंटीवायरल सब्सटेंस है, जो वो सेल प्रोड्यूस करती है जो वायरस इन्फेक्टेड है नॉर्मल सेल को बचाने के लिए। कॉस्मिड ए वेक्टर फॉर कैरिंग लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट, एकदम सही। एनसीईआरटी ने तो नहीं दिया लेकिन मैंने आपको जरूर पढ़ाया है। माइलोमा एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग ट्यूमर सेल, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्टली आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 57, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। एनसीईआरटी का डायग्राम ये क्या बता रहा है बेटा, ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 58, ब्लास्टुला लैग। बेटा ब्लास्टुला की अगर बात करें तो ब्लास्टुला में इसे ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं, ब्लास्टुला में ब्लास्टोमियर यानी सेल होती हैं, ब्लास्टोडर्म होता है, ब्लास्टोसील होता है, लेकिन ब्लास्टोपोर नहीं पाया जाता है ना, ब्लास्टोपोर यहाँ पर नहीं होता है। ब्लास्टोपोर जो होता है बेटा ये गैस्ट्रुला स्टेज में होता है ना, ब्लास्टुला के आगे की जो स्टेज है वो गैस्ट्रुला, उसमें ब्लास्टोपोर पाया जाता है। तो ये गलती हो सकती क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 59, द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस। बेटा होमो इरेक्टस की अगर हम बात करें, इसे जावा मैन भी कहा जाता है। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी बेटा 900 सीसी है, और ये 1450 सीसी है मॉडर्न मैन। हम लोगों की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1450 सीसी है। क्वेश्चन नंबर 60, द एजिंग ऑफ लीफ इज कॉल्ड। बेटा एजिंग ऑफ लीफ को सेनेसेंस, बुढ़ापे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 में बेटा आपसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिप्रेजेंट द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन सोन इन द गिवन डायग्राम। अब बेटा कैसे आप पहचानोगे कि किस हार्मोन की मैकेनिज्म है? तो आप देखिए, जो हार्मोन आपको दिखाया गया, इसका जो रिसेप्टर है कहाँ पर है? उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको दिखाया गया। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर है, तो इसका मतलब वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर मैंने अभी आपको बताया था, एक क्वेश्चन हमने किया था इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाला। जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं बेटा, वो प्रोटीन हार्मोन के होते हैं। तो आप चारों में से देखिए, प्रोटीन हार्मोन कौन सा है? एफएसएच प्रोटीन हार्मोन है। बाकी ये तीनों स्टेरॉयड हार्मोन, तो इनका रिसेप्टर तो सेल के अंदर होगा, तो एफएसएच यहाँ पर हो गया। अब एक चीज और देखिए, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन दिखाया गया है। तो जो एफएसएच होता है फीमेल में, वो ओवेरियन, ओवरी के अंदर जाके फॉलिकल पैक करता है ना बेटा, तो इसलिए यहाँ पर ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पे इसका रिसेप्टर पाया जाता है, क्योंकि ओवरी एफएसएच का टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइकोराइजा। पहला क्या है? इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। तो अगर हम माइकोराइजा की बात करें, तो माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई और हायर प्लांट की रूट के बीच है। सही है। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट इन देयर एब्सेंस। बिल्कुल, पाइनस में माइकोराइजा का कौन सा एसोसिएशन होता है? ऑब्लिगेट। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन सो रेजिस्टेंट टू सैलिनिटी। सैलिनिटी से कह रहा है कि रेजिस्टेंट होते हैं। जिन प्लांट में ऐसा एसोसिएशन होता है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। तो लिखा है डी में, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल यही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन ए एंड बी। A relays impulses from CNS to skeletal muscle, while B transmit impulse from CNS to involuntary organ smooth muscle of body. B is further classified into C and D neural system. तो पहचानिए बेटा, करें A relays impulses from the CNS to skeletal muscle। तो बेटा ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा? ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होगा। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है, ये संदेश ले जाता है सीएनएस से स्केलेटल मसल को, और जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है, ये संदेश ले जाता है सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन को। और जो करें 20 फर्दर क्लासिफाइड, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड होता, तो सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis रिक्वायर। ये खूब पूछा जाता है, हर साल लगभग नीट में आता है। बीटी टॉक्सिन जो होता है, वो इंसेक्ट के गट में एल्केलाइन पीएच में जाके एक्टिवेट होता है। द पॉलन ग्रेन लूज वाइबिलिटी इन 30 मिनट। 30 मिनट में वाइबिलिटी लूज करते हैं राइस और व्हीट के पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पर व्हीट का साइंटिफिक नेम आपको ट्रिटिकम एस्टिवम दिया हुआ है, यही सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फाइकोमाइसीट। लिखा है माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, तो ये सही है। फाइकोमाइसीट में सिनोसिटिक और एक्सेप्टेड माइसीलियम है। जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, सही है। राइजोपस एंड एल्ब्यूगो आर एग्जांपल, मैंने राम कोड बताया था, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर यहाँ पर। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है लेट प्रोफेज में। प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है और टीलोफेज में रीअपियर हो जाती है। Which one is an important constituent of renin angiotensin aldosterone system? RAS मैंने आपको बताया, तो वही है renin angiotensin aldosterone system, RAS सिस्टम है बेटा। और इसका हिस्सा कौन है? दैट इज juxtaglomerular apparatus। जो JGA होता है, ये RAS सिस्टम का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 69, द मैकेनिज्म यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टू डिस्क्राइब द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक। बेटा यहाँ पर जो मैकेनिज्म यूज की जाती है, दैट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट। और ये एनसीईआरटी ने आपको फिगर में दिखाया है कि टर्गर प्रेशर
जहां ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। मास फ्लो हाइपोथेसिस इसके लिए आपको बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 70, द क्लास ऑफ एंजाइम दैट कैटलाइज द रिएक्शन। बेटा यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एस के साथ एक ग्रुप जुड़ा था, एस डैश अकेले था, रिएक्शन के बाद आप देखिए तो एस अलग हो गया और एस डैश के साथ ग्रुप आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एस से ग्रुप ट्रांसफर होके एस डैश के पास आ गया। तो जो एंजाइम यहाँ पर होगा दैट इज ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज के द्वारा ग्रुप का ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन ग्रुप क्या नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये ग्रुप अगर कोई ट्रांसफर करेगा तो इसका मतलब वो ऑक्सीडो रिडक्टेज की कैटेगरी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड एनी फॉरेन मटेरियल इज ड्यू टू एंटीबॉडी। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब एलर्जी, तो एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी आपको बताई गई एनसीईआरटी में, आईजीई आपको बताई गई बेटा। क्वेश्चन नंबर 72, मैच द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इन कॉलम 1 एंड विद वॉल्यूम ऑफ एयर इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा यहाँ पर अगर हम मैच करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम तो आप सभी जानते हो कि 500 ml होता है। IRV की अगर बात करें तो IRV 2500 से 3000 ml हो जाएगा। ERV की बात करें तो ERV बेटा 1000 से 1100 ml हो जाएगा। RV की बात करें तो RV 1100 से 1200 ml हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी 3400 से 4800 ml हो जाएगी। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर बेटा देखिए आरवी को छोड़ के बाकी सारे डेटा एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो वीसी को छोड़ के, वाइटल कैपेसिटी को छोड़ के बाकी सारे डेटा आपको दिए गए। तो वाइटल कैपेसिटी नहीं भी पता तो क्या फर्क पड़ता है, 4 आप मैच करवा लोगे तो 5वां तो अपने आप मैच ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला ऑप्शन क्या दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू इंडिविजुअल। एकदम सही बेटा, बहुत सारे मोनोइसियस ऑर्गेनिज्म हैं जहां पर 2 पेरेंट का होना जरूरी नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन। सही बेटा, जनरली यहाँ पर गैमेट फ्यूज करते हैं। मियोसिस नेवर अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये गलत बेटा, मियोसिस होती जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ए रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं बेटा, जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इंटरनल भी हो सकता है और ज्यादातर इंटरनल ही होता है। तो 73 में बेटा आपसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट, तो 1 और 2 करेक्ट है, यानी बी आंसर सही होगा। 74, द सेंट्रल पार्ट ऑफ proximal region of the centriole is proteinaceous and called, which is connected to tubule of peripheral triplet by made of protein। तो ए और बी पहचानना है। तो बेटा जो सेंट्रियोल का सेंट्रल पार्ट होता है उसे हब कहा जाता है, तो ए हब लिखोगे। और करें हब इज कनेक्टेड टू पेरिफेरल ट्रिपलेट बाई, तो उन्हें रेडियल स्पोक कहते हैं। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, जिब्रेलिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जिब्रेलिन को पहली बार जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम के फंगस से ऑब्टेन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, इन द रीनल ट्यूब्यूल द परमेबिलिटी ऑफ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ वाटर इज कंट्रोल्ड बाई। बेटा वाटर के लिए जो परमेबिलिटी होती है वो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में वैसोप्रेसिन एडीएच के द्वारा कंट्रोल की जाती है। एडीएच यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में कराता है वाटर का। Tobacco plant resistant to a nematode have been developed by the introduction of DNA that produce, ये दोनों सेंस और एंटी सेंस दोनों तरह के आरएनए प्रोड्यूस करता है। और ये एनटीए ने पहले भी टेस्ट में आपको दिया है। अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ सेल वॉल ऑफ जाइलम फॉर वाटर मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज। बेटा देखिए अब जाइलम की अगर हम बात करते हैं तो करें जाइलम के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स वाटर मॉलिक्यूल के बीच होता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ सेल वॉल ऑफ जाइलम फॉर वाटर। तो जाइलम, ये जाइलम मान लीजिए इसको, और ये वाटर मान लीजिए, है ना, ये वाटर का मॉलिक्यूल, इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज नेम्ड एज एडहेशन। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन का फोर्स है दैट इज कोहेशन। सेम टाइप के मॉलिक्यूल अगर उनके बीच फोर्स लग रहा है तो कोहेशन कहेंगे। डिफरेंट अगर है और उनके बीच फोर्स लग रहा है तो इसे एडहेशन का नाम दिया जाता है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू, बेटा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म का, ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है। The meristem that occur in the mature region of root and shoot of many plant, particularly those that produce woody axis।
तो बेटा जो मेरिस्टम मैच्योर रीजन में अपीयर होता है उसे सेकेंडरी मेरिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर बोथ बी एंड सी से कंफ्यूज मत करिएगा डी ऑप्शन में, क्योंकि इंटर कैलरी मेरिस्टम जो होता है बेटा वो मैच्योर रीजन में अपीयर नहीं होता है। If a certain group of cell utilize the amino acid glycine exclusively for protein synthesis, and if a growing culture of this cell is fed radioactive glycine, radioactivity will be found first in। कह रहे कि अगर कोई एक ग्रुप है और वो ग्लाइसिन को यूटिलाइज करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो सबसे, और अगर हम रेडियो एक्टिव ग्लाइसिन दें तो रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले कहाँ पर मिलेगी? राइबोसोम में मिलेगी, एमआरएनए में मिलेगी, या माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगी। तो बेटा देखिए, कोई भी अमीनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में है, तो अमीनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में है, इन अमीनो एसिड के साथ सबसे पहले कौन आके अटैच करता है? टीआरएनए मॉलिक्यूल जो होता है उसका जो अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है सबसे पहले यहाँ पर आके बाइंड करता है। तो आंसर टीआरएनए हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। 82 क्वेश्चन पूछा है इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। बेटा इकोलॉजिकल जो सक्सेशन होता है ये ग्रेजुअल और प्रिडिक्टेबल होता है। एनसीईआरटी ने अपनी लैंग्वेज में कहा कि धीरे धीरे होने वाला चेंज है, और ऐसा चेंज है जो प्रिडिक्टेबल, जिसका अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे लाइकेन अगर किसी एरिया में, तो हम बता सकते हैं कि आने वाला जो ऑर्गेनिज्म वो मॉस होगा। मॉस के बाद क्या आ जाएंगे? बिगर प्लांट का फॉर्मेशन होगा, और बिगर प्लांट के बाद फॉरेस्ट आ जाएंगे। तो प्रिडिक्टेबल, हमें पता है कि अगली स्टेज कौन सी आने वाली है। जेमी आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन। बेटा जेमी पाए जाते हैं ब्रायोफाइट में, और ब्रायोफाइट में भी लिवर वर्ट में आप आंसर करोगे। लिवर वर्ट में भी पूछा जाए तो मार्केंशिया में जेमा पाए जाते हैं, जिनका फॉर्मेशन जेमा कप के अंदर होता है। 84 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो पहला है GATTC इज ए रिकॉग्निशन साइट ऑफ इकोआर्बन, एकदम से खूब पूछा जाता है। एग्रोबैक्टीरियम इज यूज्ड फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट, बिल्कुल प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम। इन द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इकोआर्बन CO स्टैंड फॉर कोएंजाइम, गलत है। CO स्टैंड फॉर द कोलाई, तो ये गलत हो गया। For transformation, microparticle coated with DNA to be bombarded with gene gun are made up of gold and tungsten, ये भी सही। एनसीईआरटी में सारे पॉइंट आपको दिए गए हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 85 Which animal and phylum is represented in the given figure। बेटा ये जो फिगर आपको दिया गया ये एसिडिया है। अब एसिडिया तो चारों ऑप्शन में, अब इसका फाइलम आप जानते हैं। एसिडिया का फाइलम क्या है? दैट इज कॉर्डेटा। यहाँ पर गलती कहाँ? ट्यूनिकेटा में आप कर सकते हो। ट्यूनिकेटा इसका सब फाइलम है, ठीक है। सब फाइलम ट्यूनिकेटा या इसी को यूरोकॉर्डेटा, दोनों एक ही चीज है। ट्यूनिकेटा कहिए चाहे यूरोकॉर्डेटा कहिए। क्वेश्चन नंबर 86 विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज रेजिस्टेंट अगेंस्ट हिल बंट। ये एनसीईआरटी ने कई बार आपको बताया कि हिल बंट से जो हिमगिरी वेराइटी है वीट की, ये रेजिस्टेंट होती है। एट प्यूबर्टी ओनली प्राइमरी फॉलिकल रिमेन लेफ्ट इन ईच ओवरी। प्यूबर्टी आने पर एक ओवरी के अंदर करीब 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बची रहती हैं। वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्टिवली एब्जॉर्बिंग सेलेज। अगर कोई सेल वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई सेल है और ये सेल वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, इसके अंदर वाटर आ रहा है, तो वाटर का मूवमेंट हाई से लो की तरफ होता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ होता है ना। तो अब अगर इस सेल के अंदर पानी आ रहा है तो इसका वाटर पोटेंशियल लो होगा, और मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल तो जीरो का होता है, तो जीरो से अगर कम है तो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा इसका वाटर पोटेंशियल। एनर्जी स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल इज कॉल्ड। कंज्यूमर लेवल की प्रोडक्टिविटी को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और प्रोड्यूसर के लेवल पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टर्म का यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर। पहला ऑप्शन है फिग एंड फिग वेस्प म्यूचुअलिज्म, एकदम सही है। कस्कुटा एंड हेस प्लांट कमेंसलिज्म, गलत है। कस्कुटा और हेस प्लाज्म के बीच में पैरासिटिज्म होता है, पैरासिटिज्म। कोयल और क्रो में ब्रूट पैरासिटिज्म, सही है। गोट एंड अबिंगडन टॉर्टॉइज ऑन गैलापागोस आइलैंड कॉम्पिटिशन, सही है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये पसंद आया होगा।
कई सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बाहर से एनटीए ने दिए हैं वो भी आपको समझ में आएंगे, कहाँ एनटीए ने गलतियां की हैं, कहाँ उसने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया, और सारी बातें मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ जो घंटी बनी हुई उसको जरूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और नीट 2020 में आप अच्छी तैयारी कर सकें। बेस्ट ऑफ लक।